नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की। कांग्रेस ने इस बार 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 वचन पत्र जारी किए हैं और ये वचन पत्र अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनमें जो घोषणाएं की गई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। पहली घोषणा तो ये है कि जो भी कोरोना से जिसकी मौत होगी उसके लिए कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 50,000 रुपये देगी। ये वही एक तरीके से घोषणा है जैसे पिछले वचन पत्र में कांग्रेस ने ये कहा था कि जैसे ही सरकार बनी तो बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। परंतु सरकार बनी तब ये बहाना बनाया गया कि साहब बजट ही नहीं है, खजाना खाली है, कैसे ये दें। अब जो ये वचन पत्र जारी हुए हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बना देता है मतदाता तो क्या कांग्रेस खाली खजाने का रोना नहीं रोएगी, और नहीं रोएगी तो ये पैसा कहाँ से आएगा जो उसने अपने 28 वचन पत्रों में कहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बात में करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़े ही बारीक ढंग से इस मामले में मीमांसा की है कि ये जो घोषणाएं होती हैं, ये जो वचन पत्र आते हैं, इनमें वाकई कितनी संजीदगी होती है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे प्रधान साहब कि ये जो वचन पत्र आए हैं कांग्रेस के, इनको देखकर क्या बीजेपी घबरा रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस झूठ बोलना और किसी भी हद तक झूठ बोलना, उस तरह से जनता को लोक लुभान वादे करके वोट घसीटना, ये एक नीति हो। अब आप बताइए, माननीय 28 विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं वो अपने विधानसभा को कैसे फंड लाएंगे? अपनी विधानसभा समझ लीजिए कि आपकी मतलब कांग्रेस की सरकार आ गई। अब उन्होंने जो पहले किए थे कि हर किसान की 2 लाख 10 दिन में माफ होंगे, बाद में रोने लगे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। आपने जैसा भी आपने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे 4,000, तो कहने लगे पैसा नहीं है। वो उनकी लाडली लक्ष्मी योजना में 25,000 से 51,000 देंगे, वो भी नहीं हुई। अब जब आपके घर में ही आपके ही माननीय विधायक नाराज होकर त्याग पत्र देके चले गए, तो आप ये कह रहे हो खरीद लिया तो मोदी तो नीचे मारो, उनका अपमान करो, उनसे मिलो नहीं। और वो अगर नाराज हो गए, और आपने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था सड़क पे उतर जाओ, अब भाई सड़क पे उतर गया तो अब आप बिक गए। हजारों करोड़ के विकास कार्य कांग्रेस में घोषणा पत्र जो बनाते हैं उसके पीछे कोई सीरियस सोच नहीं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा सतीश जी, पत्रकारिता का आपका इतना बड़ा अनुभव है, ऐसा आपने पहले कभी देखा है कि इतने सारे वचन पत्र एक साथ आ गए हों? नहीं, ये तो कांग्रेस तो नए नए प्रयोग करती है सब। एक्चुअली अब ये वो कांग्रेस तो बची नहीं, ये तो इंदिरा कांग्रेस है। जब इसका विभाजन हुआ था तो इंदिरा जी ने इंदिरा कांग्रेस मांग ली थी और उनका वो चुनाव निशान हाथ का पंजा मिल गया था उन्हें। तो कांग्रेस भी 3-4 स्टेज पे निकलती आई। पहले आज़ादी के समय जब ये चला था तो उसकी चुनाव चिन्ह जो 2 बैलों की जोड़ी थी, और चलते चलाते होते आते आज भी स्थिति आज का पंजे पे आ गई। अब कांग्रेस में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ही अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे। अब वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उन्होंने इस प्रदेश में एक घोषणा की थी कि साहब हम 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे,
4 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अब वो जो उन्होंने घोषणा की थी या वचन पत्र जिसको वो कहते थे, उसी वचन पत्र को पूरा नहीं कर पाए। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से आज भी पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि भाई एक आध आदमी किसान का नाम बता दें वो मध्य प्रदेश के जिसके 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर दिया आपने, हो आप उसको नहीं कर पाए। अब पेन ड्राइव भी लाए थे बीच में जी, पेन ड्राइव भी लाए थे कि साहब हम बताएंगे, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए पेन ड्राइव। हाँ, वो तो उनका रहता है कि वो जनमानस में एक नई तरह की छवि बनाना चाहते हैं। अब वो एक नई चीज लेके आए हैं कि विधानसभा क्षेत्र वाइज जो है वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अब ये विधानसभा क्षेत्र वाइज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं आप, अब मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहे कोई, अभी 28 उपचुनाव हो रहे हैं। अब इन 28 उपचुनावों में अगर मान लीजिए आप जैसा आप कह रहे हैं करेंगे, तो बाकी जो मध्य प्रदेश के और जो विधायक हैं या और विधानसभा क्षेत्र हैं उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि आप आप तो सरकार में तो आ नहीं रहे, आप ये तो आपका मुगालता है जो आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो कारण ये है कि आपको 28 सीटें चाहिए और 28 सीटें कांग्रेस किसी हाल में ये मध्य प्रदेश से नहीं जीत रही, ये कांग्रेस खुद जानती है इस बात को। तो लोगों को भ्रमित करके आप इस तरह का एक वो बना के वातावरण कि हम आपके क्षेत्र में, अब उन्होंने कहा हम जो कोरोना से मरेगा उसको हम राशि देंगे। अरे भाई आप उनको को राशि देंगे तो बाकी जो विधानसभा आज भोपाल मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के 5-6 हैं, तो यहाँ जो मरेंगे उनके लिए क्या रहेगा भाई? फिर सवाल ये है ना। तो ये स्थिति आप क्यों इनको, मतलब आप ये बांटने की का काम क्यों कांग्रेस कर रही है? आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस पे चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है कि घोषणाएं कर देते हैं, तो इसमें क्या कमलनाथ जी से बुला के आयोग को नहीं पूछना चाहिए कि आपने ये जो मुफ्त में इतनी घोषणाएं कर दी हैं तो ये आप अपने व्यक्तिगत खर्चे पे देंगे या जनता से टैक्स लगाएंगे? बताएं तो सही क्लियर कि कहाँ से आएगा पैसा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिस पे भी के मामले को लेके अपन संज्ञान निर्वाचन आयोग ले या कोई उसको कोर्ट न्यायालय चला जाए, क्योंकि हमने तो ये जनता से ये अपील की थी कि अगर हम सरकार में आए तो हम ये करेंगे। अब हम सरकार में तो आ गए हैं, लेकिन इससे ये हमारी कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम ये चीज जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, 14 साल बाद करेंगे, और हम 5 साल भी कर सकते हैं और 6 साल भी कर सकते हैं। नहीं, पर जैसे सूचना का अधिकार जब से लागू हुआ है तब से राजनीतिक दलों का भी ये अधिकार है और होना भी चाहिए कि उनको ये तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में खजाना खाली है। खजाना खाली है तो ये पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? अगर ये नहीं होगा तो फिर वही स्थिति बनेगी कि साहब बेरोजगारों को 4,000 रुपये अभी नहीं देंगे, 5 साल के लिए बनी सरकार, पहले हम ऐश कर लें उसके बाद देखेंगे, वैसे ही कह देंगे क्या? नहीं, वो तो अब सवाल देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो घोषणा पत्र जो होता है या जो पब्लिक में जाके ये जो अनाउंसमेंट करते हैं, ये कोई एथेंटिक डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है जिसको अपन आधार बना के और वो आज अपन ने घोषणा पत्र जारी, देखिए वो पार्टी का घोषणा पत्र है। हाँ, अगर ये बात सरकार के प्लेटफॉर्म से कही जाए, शासन के प्लेटफॉर्म से मान लीजिए मुख्यमंत्री कहता है कि हम अगर सरकार में आए तो हम ये करेंगे, तो वो एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट कहा सकता है। उसमें हम सूचना अधिकार में भी जानकारी ले सकते हैं और उसमें न्यायालय में भी अपन जा सकते हैं। लेकिन ये तो एक पार्टी, अच्छा ये एनजीसी क्या नहीं कितनी पार्टी, अच्छा अब मध्य प्रदेश में तो ये कांग्रेस अब कांग्रेस तो वो क्षेत्रीय दल हो गया। पर ये आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ छलावा है? वो युवा, वो आम मतदाता, उसके साथ ठगी है सीधी सीधी। कल को आप कहोगे कि हम सबको साहब मार्स पे भेजेंगे, मंगल ग्रह पे, तो वो तो ये तो है ही ना भाई। कांग्रेस ये कांग्रेस यही तो कर रही है, छलावा ना। उसी का परिणाम उसको दिल्ली में देखने को मिल गया। हमने ये विकास किया, वो विकास किया, दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कितने पढ़े लिखे, राजधानी देश की राजधानी है, उन्होंने दिखा दिया भाई तुमने कितना विकास किया, देख लीजिए आप कहाँ। उत्तर प्रदेश की बड़ा राज्य था अपने प्रदेश देश में, उसमें आपने कहा हमने विकास किया, ये किया वो किया, वहाँ की जनता ने दिखा दिया। आप इसी मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, 15 साल तक बाहर थे वो तो चूंकि इन्होंने सरकार ने लोक लुभावन जो है वो वादे करे, उनमें से कुछ वादे उन्होंने पूरे नहीं किए शिवराज जी ने, या उनकी मशीनरी नहीं किए, इसलिए उनको पब्लिक ने एक चांस दिया था। लेकिन वो विधायकों का जो है वो मत था कि वो उनका कार्य नहीं हो रहे, उनके क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा, इसलिए वो नाराजगी के थे। वो विधायक आ गए, अब उनसे कह रहे हैं गद्दार है। अब वो अगर छोड़ के आ गए तो गद्दार हो गए, और जो तुम्हारे यहाँ बीजेपी छोड़ गए तुम्हारे यहाँ पर चले गए वो क्या कहलाएंगे फिर? आज ये है ना, वो चमत्कार है। मतलब ये कांग्रेस में तो ये चला आ रहा है। वो कांग्रेस देखिए हताशा है, ये हताशा है, निराशा है।
कुछ नहीं है इसके अलावा। वो बिल्कुल। कांग्रेस को परिणाम अभी 9 नवंबर को मालूम पड़ जाएगा, नाई नाई बाल कितने सब सामने आ जाते हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि आप चूँकि एक विधायक भी रहे हैं, एक अनुभव है आपको विधायक का। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या विधायक को ये पात्रता या इस तरीके की छूट है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का वचन पत्र ले आए कि साहब मैं सबको कोरोना से मरेंगे तो 50,000 दूंगा, इसमें होगा तो ये करूंगा, तो ये है क्या पॉसिबल? उसके पास बजट रहता है क्या? देखिए, माननीय विधायक की छोड़िए, माननीय अगर मंत्री भी अपने क्षेत्र के लिए कोई अलग से घोषणा करे तो वो भी उनको दूसरे मंत्री से अनुनय विनय करना पड़ता है, बजट स्वीकृत कराना पड़ता है। ऐसे तो ये तो बड़ी बचकानी बातें कहलाएंगी कि आपने माननीय विधायक के क्षेत्र के हिसाब से घोषणा पत्र घोषित कर दिया। मुझे लगता है जनता को धोखा देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। नहीं, पर कांग्रेस कह रही है कि इससे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा, विधानसभा का क्षेत्र का घोषणा पत्र है ये। अरे भाई, होगा तब ना, जब विधानसभा पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास घोषणा करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप एक जगह मेडिकल कॉलेज खोल दो, एक जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो और घोषणा कर दो। और वहाँ के लिए बजट तो पूरी विधानसभा को पास करना पड़ेगा ना। वो उनके पास नहीं है। है पर ये एक अद्भुत प्रयोग तो है कि साहब विधानसभा के लिए घोषणा पत्र। विधानसभा के लिए घोषणा पत्र सिर्फ एक मैं रिपीट करना नहीं चाहता शब्द था, पर छलावा है जनता को उसमें रख के कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं। और पैसा नहीं है, फिर आप जैसे जीत जाते तो रोने लगते, पैसा नहीं, खजाना खाली, अब लोन लेके करेंगे और ये करेंगे। तो मुझे तो वो 15 महीने का कार्यकाल इनका जनता ने देखा है। जनता को बहुत अच्छा तजुर्बा है कि ये गायब भी हो जाते हैं। जैसी सरकार पे मतलब कुर्सी में बैठे हो, लाल बत्ती लगी हो, मालूम पड़ा कहाँ गया मुख्यमंत्री, कहाँ गया मंत्री, मिलते ही नहीं है जनता। नहीं, पर ये अगर इस तरीके से छोटी छोटी जगह का घोषणा पत्र ला रहे हैं, इससे बीजेपी को क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं राजनीति में? मुझे लगता है जनता अब मतलब वो कहते हैं पब्लिक ये सब जानती है। तो पुराना एक गाना था, ये पब्लिक ये सब जानती है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि चूँकि ऐसा पहले कभी उदाहरण देखने को नहीं मिला कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग घोषणा पत्र, अब आगे क्या होगा? इससे और कोई नीचे की इकाई तक जाएगी क्या कांग्रेस? नहीं साहब, देखिए क्या रहा है, जब भी राज्यों में या देश में चुनाव जब होते हैं लोकसभा के या विधानसभाओं के, तो पार्टी जो भी होती है राष्ट्रीय स्तर की वो अपने लेवल से समग्र रूप से जारी करती हैं और वो पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका, सारी विधानसभाओं में लोकसभा के अंदर होता है। अब ये चूंकि विधानसभा का मामला है तो ये विधानसभा में अलग से होने लगा, क्योंकि वो चुनाव जो है साथ नहीं होते, पहले साथ हुआ करते थे। अब ये उपचुनाव होते हैं, तो उपचुनाव इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हों, कई विधायकों का स्वर्गवास हो गया है, कई वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, कईयों ने सीट छोड़ दिए, कईयों ने पार्टी छोड़ दी, कईयों ने पद छोड़ दिए, तो भी उपचुनाव हुए, ऐसा नहीं। लेकिन इन उपचुनाव में अपन अगर ये कहेंगे साहब उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए घोषणा पत्र आएगा और उसमें ये होगा, तो ये एक बेमानी टाइप की होगी जनता के साथ। आप एक तरह से जैसे अभी प्रधान जी ने कहा छलावा, ये छलावा नहीं बल्कि आप भ्रमित कर रहे हैं। किनको भ्रमित कर रहे हैं? जो 230 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं जिन्होंने मत दिया है आपको और उन्होंने आपके विधायक चुन के भेजे हैं। आज आप कह रहे हो हम 50,000 कोरोना वाले को देंगे। भाई आप पहले फाइनेंशियल स्थिति स्पष्ट करिए ना कि हम ये इस मत से 50,000 रुपया देंगे। एक मंत्री को 5,000 रुपये अधिकार होते हैं कि वो अपने जिनको मद होता है उससे 5,000 तक की सहायता कर सकते हैं। भाई विधायक को तो वो भी नहीं होता, उनको तो पूरे क्षेत्र का होता है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए आप ये राशि खर्च कर सकते हो। तो ये विकास में तो आता नहीं है, कोई मर जाएगा किसी को तो आप देंगे। और अगर मान लीजिए इस तरह से अगर महामारी फैली, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मान लिया है कि ये महामारी फैलने वाली है, कांग्रेस ने तो कोरोना से महामारी फैलेगी और हम इसी को जो है वो बना के अपना और इस चुनाव लड़ लेंगे इस पर और हम इस पर जीत जाएंगे।
राजनीतिक दलों में ये इतनी गैर जिम्मेदार मतलब प्रवृत्ति क्यों पनप रही है कि फोकट में सब चीज़ें देने की? जैसे आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 12,000 रुपये देंगे, मतलब जो गरीब परिवार हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको देने की घोषणा कर दी थी। अब होगा न्याय, जनता ने उस समय भी न्याय कर दिया था। अब कह रहे हैं कि विधानसभा का घोषणा पत्र, अब कुछ दिनों बाद फिर क्या मोहल्ले वोहल्ले का भी ले आएंगे क्या? नहीं, अब देखिए क्या है असल में कांग्रेस में तो अब ऐसा है कि कांग्रेस जो भटकाव की ओर चली गई है। अब कांग्रेस में पहले नेता होते थे, एक सर्वसम्मति होती थी, एक कोर कमेटी होती थी, कुछ चीज़ का डिसीजन होता था। भाई आप विकास करना चाहते हो, विकास से तात्पर्य क्या होता है? भाई स्कूल हों, कॉलेज हों, शिक्षण संस्थान हों, स्वास्थ्य संस्थान हों, लोगों को रोजगार मिले, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, किसान तरक्की करे, ये विकास की संज्ञा में आता था। अब वो आप कर नहीं पाते। जब आप कर नहीं पाते तो अब आप क्या करते हो? लोक लुभावन वायदे करना शुरू कर देते हो कि हम इन गरीबों की शादी कराएंगे। पहली बात ये विभक्त करने का काम तो आप कर रहे हो, बांट तो आप रहो ना समाज को कि हम साहब लाडली लक्ष्मी योजना में 25,000 मिलते हैं, अब हम 51,000 रुपये देंगे, और बाकी भाई जो मिडिल क्लास का परिवार का बच्ची है वो कहाँ चली जाएगी? फिर इसी तरह आपने ये कहा कि हम बेरोजगार, अरे भाई आप बेरोजगारों को ये क्यों नहीं कह रहे कि हम आपको रोजगार देंगे या हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे? उस संबंध में वो लोग जो कदम उठा नहीं पाते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो हड़बड़ाहट में कहने लगते हैं हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है और हम लागू नहीं कर सकते हैं, और ये कर दिया हमने, वो कर दिया, और उसी तरह सरकार चलने लगती है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि मिलना बंद हो जाता। तो यही कमलनाथ जी जो थे, ये जब मुख्यमंत्री बने तो ये लोगों से बात ही नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, कागज नहीं थे। कमलनाथ जी बता देंगे वो कितने प्रतिनिधि मंडल 15 महीने में कितने डेलीगेशन से उन्होंने भेंट की और कितने लोगों के कागज लिए। एक आदमी का कागज नहीं झेलते थे वो, या तो मृगलानी को दे दो या कक्कड़ को दे दो, बाकी आगे बढ़ जाइए आप। ये रहा। तो अब इसका परिणाम जनता देख रही थी, अब जनता उसका जवाब देगी। सवाल ये है ना। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि अगर ये घोषणा पत्र जारी होता है तो क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि इस तरीके की फर्जी घोषणाएं करना जिनमें बजट है नहीं है, या तो बताएं कि कहाँ से पैसा आएगा, या कहीं से उधार लेंगे, या जनता पे टैक्स लगाएंगे, ताकि जनता समझ सके ना कि आपके पास प्लानिंग है या नहीं। आयोग भी इस पर संज्ञान नहीं लेता। निश्चित ही ये एक अधिकार माननीय निर्वाचन आयोग को होना चाहिए कि आपने ये घोषणाएं करी, इसके लिए कितना खर्चा होगा और इसका बजट साफ से आ रहा। और मेरे ख्याल में अगर इससे अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है तो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को भी इस विषय पे जो कानूनी या निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करके, वैसे मुझे ऐसा लगता है शायद किसी जुडिशियल जजमेंट में साउथ इंडिया में जो बड़ी बड़े वो क्या उपहार देते हैं, उस पर बंधन लगाया, फिर इस तरह की लोक लुभावन वादे करते उस पर भी लगाया, पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स मेरे ध्यान में तो नहीं। बिल्कुल। और ये आपको क्या लगता है कि जब ऐसी घोषणाएं आती हैं तो जनता इन पर अब कैसे रिएक्ट करती है? वो परिपक्व हो गई है, वो समझने लगी है? बहुत परिपक्व। मैंने कहा ना पब्लिक ये सब जानती है। आज पब्लिक इस तरह की बातों से पहले ये पूछती आपने पहले क्या किया, वो आपकी कुंडली पहले पूछती है, आप आगे क्या करोगे ये तो बात की बात है। वो पहले तो आपको उल्हाना देती है कि आपने अभी तक क्या किया। मुझे लगता है और उस उल्हाना को सहने के लिए उम्मीदवारों को बड़ा मोटी चमड़ी का होकर उनके सामने खेद व्यक्त करना पड़ता है, और कई बार ये कहना पड़ता है अगली बार करवा। इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं। या मैं सतीश जी ये भी जानना चाहूँगा कि अब चूँकि घोषणा पत्र आ गया है इनका, और जो 28 विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हीं के लिए आया है, अलग अलग आ गया है, तो इस बार भी क्या मेहनत करी है कांग्रेस ने? बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, नेताओं से, अपने संगठन के जो लोग हैं उनसे चर्चा करके बनाया है, या ऐसे ही उनके मन में आया कि कल सबको मंगल ग्रह भिजवा देंगे, वहाँ तक का टिकट फ्री?
ऐसा कुछ कर दिया है क्या? नहीं नहीं, देखिए अगर उनको इस तरह करना होता तो वो ये तो एक ओपन स्टेज मंच होता है ना साहब, सारे बुद्धिजीवियों को बुलाते, पत्रकारों को बुलाते, साहित्यकारों को बुलाते और समाज के अन्य वर्ग के लोग बुलाते, भाई अपन इस तरह का अपनी योजना है, अपन ये चाहते हैं करना, आप लोगों की क्या राय है उसमें, एक राय मिलती है उस पर, राय मिलती है उस हिसाब से वो करते। अब ये तो भाई बैठ के उनके जो आसपास जो रहे कान भरने वाले बताने वाले, उन्होंने कह दिया बता दिया, एक नई चीज़ लेके आ गए वो। अब ये बाढ़, अब ये कह दिया कल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, फिर बाढ़ भाई घोषणा पत्र आ जाएगा कि अब इस बाढ़ में जो है वो ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। तो इस तरह से ये प्रदेश की तरक्की या प्रगति के सूचक नहीं है, कह सकते अपन इस तरह की चीज घोषणाओं को या इस तरह की लुभाने वादों को। ये तो एक भ्रम टाइप का है जो आप लोगों को भ्रमित करना है। और ये जैसे प्रधान जी का मतदाता सब जानता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अभी रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का बेस तो है ही नहीं ना इन 28 जहाँ चुनाव होना है, देखिए वो कांग्रेस का बेस नहीं है, एक बात समझ लीजिए। बीजेपी का अपना बेस है और जो कैंडिडेट थे उनका अपना 2-3% का बेस है। तो बीजेपी के जो वोट हैं वो कमेटी वोट उनको मिलना है, और 2-3% जो कैंडिडेट है उनको मिलना है, वो वैसे वो जीत रहे हैं। तो ये तो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला काम किया जा रहा है, इसको लाएंगे उसको लाएंगे। सुना है कि वो कोई इनकी जो नेता हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, वो भी घूमेंगी, वो भी भाषण देंगी। तो भाषण से थोड़ी पेट भरने वाला है आम पब्लिक का, या इससे दुख दर्द दूर होने वाले हैं, भ्रमित करने वाले। पर जिस तरीके से ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो वहाँ सिंधिया फैक्टर भी काम कर रहा है, कांग्रेस उससे भी नहीं उभर पा रही है। कल जिस तरह से माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई और उसको कांग्रेसियों ने जिसको कहें बढ़ चढ़ कर मनाया, तो ये उनको लग रहा है कि चुनाव बाद या कभी फिर से सिंधिया जी आ सकते हैं, तो अब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखें। देखिए वो सिंधिया परिवार, देखिए महाराज जो थे वो एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति थे। अब ये उनका पुत्र है, ये भी साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, सरकार में भी रहा, भारत सरकार में रहा, तो भी इस पर कोई आरोप नहीं है, कोई लाछन नहीं, कोई इनके संग ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है जिस पर अब उंगली लोग उठा सकें, जैसे कि और कांग्रेस के नेताओं में चला आया है, ठीक है नहीं है। तो अब ये स्वच्छ साफ छवि। ये दूसरी बात क्या है कि इनका पूरा परिवार राजनीति में, इनकी बुआओं का भी इनको सहयोग है और परिवार के लोगों का भी है। तो उस नाते अब लोगों से गलती होती है, एक बार लोगों ने गलती कर दी और उसका उन लोगों को पछतावा है कि नहीं हमने गलत किया, महाराज को हमने जो है यहाँ से निर्वाचित नहीं होने दिया। अब उसी चीज़ को वो चाहते हैं कि हम सब जो है उस गलती को सुधार लें, और वो चाहते हैं कि चंबल संभाग में महाराज का जो है जैसा दबदबा नाम था उसी तरह कायम रहे। तो वो एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। फिर जो बीजेपी के लोग थे वो भी तन मन से लगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे होंगे, तो वो तो जीत तो सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब के, एक तरफ उनका वचन पत्र आ गया है 28 के 28 अलग अलग क्षेत्रों के लिए, दूसरी तरफ आपकी सरकार है, इसके बावजूद किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। आज भी कांग्रेस सीहोर का मामला उठा रही है और ये निशाना साध रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कि उनके गृह जिले का जो एक किसान है नन्नू लाल, वो आत्महत्या सिर्फ इसलिए की उसने क्योंकि वो उसको फसल बीमा का पैसा नहीं मिला, 7 लाख रुपए का कर्जा भी था। देखिए किसान की हालत वाकई खराब, और खराब नहीं ये आज से नहीं है। अगर एक डाटा है कि कांग्रेस के राज में 40 साल में कांग्रेस की किसान की आमदनी दुगना बढ़ी, और 90 से लेके 2020 तक किसान की आमदनी 4 गुना बढ़ी। पर फिर भी आज किसान का परिवार भी 4 गुना बढ़ गया, तो आमदनी 4 गुना उसी जमीन पे बढ़ भी गई अगर, और उसके बंटवारे भी हो गए। बंटवारे के बाद तो वही स्थिति वो बैक टू कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, वो स्थिति बन रही है। एक्चुअली किसान के संदर्भ में केंद्र सरकार को भी अभी जो नया बिल लाई है उस पर सब वोट किसान के जोड़ने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। पर अगर किसान पहले ये होता था कि अगर आपको मिश्रित मंडी में बेचने का है तो उसके अलावा आप बेच नहीं सकते, किसान कहाँ जाए। और आज आपने जो नया नियम लाया उससे वो कहीं भी जाके किसी भी मंडी में बेच सकता है, किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। अच्छा नहीं, पर अब जैसे केंद्र की तो चलो नीतियाँ ठीक हैं, पर राज्य की अगर आप नीतियों की बात करें
क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा, फसल बीमा का पैसा नहीं मिला इसलिए किसान ने आत्महत्या कर ली। आधा दर्जन किसान आत्महत्या कर चुके हैं जो महीने भर के अंदर। हाँ, ये भी निश्चित है कि जब उसको लॉस का जो असेसमेंट करने की एक प्रक्रिया घोषित होनी चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आके लॉस एसेस कर दे और 4 रुपए या 10 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपये मुआवजा दे, ये कोई साइंटिफिक एनालिसिस का अगर नहीं है तो ये भी चैलेंजेबल है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सख्त रुख अपना लेना चाहिए। सतीश जी, जो हालात आप देख रहे हैं उसमें एक चीज़ और निकल कर आती है कि बीजेपी इस समय किसान के मुद्दे पर घिरी हुई है। तमाम घोषणाएं तो हो रही हैं परंतु वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। हाँ, नहीं है ना, शिवराज जी किसान के मामले में तो फेल्यूर जा रहे हैं कि उनको जो करना चाहिए था वो स्टेप 6 महीने में नहीं उठा पाए। ये घटना अकेले सीहोर जिले की नहीं है, और भी कई जिलों की, हरदा में भी इस तरह की घटना हुई है, और भी जिलों में इस तरह की घटना हुई है। और उसको उन्होंने दूसरी तरह से प्रशासन ने कह दिया कि साहब वो तो बीमार था इसलिए मर गया, या वो उसका उपचार चल रहा था इसलिए मर गया। कुल मिला के घटनाक्रम ये। लेकिन शिवराज जी को चाहिए कि जिला प्रशासन को वो थोड़ा सा टाइट करें और उनको निर्देशित करें कि भाई आप 13 रुपये उनको मुआवजा दोगे या 21 रुपये मुआवजा देंगे आप उनको पुराना फसल का, तो किस तरह से किसान जो है सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए इस मामले में तो शिवराज जी बिल्कुल फेल हैं, और उनके कृषि मंत्री भी फेल हैं। और बल्कि कृषि मंत्री ने तो बहुत जो वक्तव्य दिया वो भी बहुत, उसकी बड़ी आलोचना हुई है कि आप कल तक तो आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कुछ नहीं किया, और आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ इन्होंने कर्जा माफ किया। ये सवाल ये है ना भाई। नहीं तो क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी योगदान है कि वो ही चाह रही है कि कैसे भी करके शिवराज फिर बदनाम हो जाएं और निकल लें। वो तो है, एक ग्रुप तो है पूरा लगा हुआ है, उसमें कोई दो राय थोड़ी था। वो तो ये तो पहले भी था, आज भी ग्रुप वो सक्रिय है कि किसी तरह इनकी विफलताएं जो है ऊपर तक जाएं, बाहर तक आएं, आम पब्लिक में जाएं, ताकि शिवराज जी अपने निवृत्त हो जाएं। ये लोगों का है, चल रहा है। तो इसमें कई स्कैंडल निकल के सामने आ जाते हैं। ये ध्यान भटकाने के काम होते हैं। एक नया स्कैंडल चला दिया, 3-4 दिन तक उसी में चर्चा होती रहेगी, आदमी का मेन मुद्दे से आदमी जो भटक जाता है। तो ये है, एक लाभी काम करती थी, पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है वो। अच्छा, वो इतने सक्षम, संपन्न और इतने ताकतवर लोग हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि जैसे हालात अब आप देख रहे हैं, किसानों की अगर बात हम कर लें तो सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि साहब किसानों के लिए आपकी सरकार भला नहीं कर पाई। देखिए, मैंने कहा ना, जो इंश्योरेंस स्कीम का अगर साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होगा, उसको मुआवजा किस पैटर्न पे मिले, उसका कोई पहले से कोई उसका रूपरेखा तय नहीं की जाएगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी साहूकार जैसे किसान को लूट लेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक प्रोसीजरल चेक रखना चाहिए। और इनको आपने किस हिसाब से 4 रुपये या 20 रुपये या 21 रुपये जो मुआवजा दिया, उसका क्या बैक ट्रैक है, या क्या उसका आपने किस तरह से डिराइव किया है। अगर ये नहीं निकाल पाएंगे तो मुझे लगता है ये इंश्योरेंस कंपनी भारी फायदा कमा के लूट लेके, अपने लूट का माल लेके निकल जाए। बिल्कुल। सतीश जी, आप क्या इससे सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये चल ही रहा है, ये होता ही है। और ये जो कंपनी आ रही है, ये कंपनी कोई किसानों का हित करने थोड़ी आ रही है, तो व्यापार करने आती है। उनको तो अपने उनका इंटरेस्ट दिखता है उसमें, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो आम पब्लिक का मामला, उनको इंश्योरेंस करना है और पैसा कमाना है। समझे कि नहीं? और उसमें भी वो तमाम तरह की, जब आदमी की स्वर्गवास हो जाता है तो दुनिया भर के तमाशे करने लगते हैं वो कि साहब इसमें ये नहीं था तो उसमें वो नहीं था, तो ये नहीं भरा था तो वो नहीं भरा था। पर अगर ये घोषणा पत्र उनके विधानसभा बार आ रहे हैं तब तो और ज़्यादा पिन पॉइंट जो है वो सरकार काम कर सकती है। बिल्कुल नहीं, ये गलत परंपरा है तिवारी जी, बिल्कुल नहीं है ये। इसको आप सोचिए जरा, किसी गले उतरने वाली बात। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और हो सकता है इसे लेकर कांग्रेस पर उंगलियां भी उठें। जनता इसे किस तरह से लेती है ये कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। परंतु हाल फिलहाल ये कहना भी यहाँ गलत ना होगा कि कांग्रेस में बुद्धिजीवियों का तो भारी अकाल है ही, वरिष्ठ नेताओं से भी शायद बिना पूछे ही घोषणा पत्र, वचन पत्र बन जाते हैं। और ये अपने आप में आश्चर्य है
कि 28 विधानसभा क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ हर एक के लिए अलग घोषणा पत्र। ये और ज़्यादा हास्यास्पद है कि जब बजट है नहीं तो ये पैसा आएगा कहाँ से। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।